तो ये बच्चों हमारी अमेंडमेंट्स हैं स्टैट्यूटरी अपडेट फॉर मई 2022 एग्जामिनेशन। तो पहले हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स की। यहाँ इसने लिखा है क्लियरली द जून 2021 एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल रेलेवेंट फॉर मई 2022, जो आप बच्चों के पास है, मई वाले बच्चों के पास एग्जामिनेशन, इज बेस्ड ऑन प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2021। द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर फॉर मई 2022 एग्जामिनेशन इज, हमने यही पढ़ा है, असेसमेंट ईयर 22-23। The significant notification and circular issued up to 31st October 2021। वो बच्चों हमें पता है मई अटेम्प्ट वालों के लिए अमेंडमेंट कहां तक की एप्लीकेबल होती है, 31 अक्टूबर तक की। जब जून 2021 का ये एडिशन है तो बीच में जो अमेंडमेंट हुई है वो अब ये हमें बता रहा है हमारे लिए कौन सी रेलेवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, which are not included in June 2021 edition of the study material but relevant for May 2022 examination have been summarized hereunder। तो सबसे पहले अगर बात करें तो चैप्टर कैपिटल गेन्स, इसके अंदर क्या अमेंडमेंट है बच्चों, सलम सेल। पहले मैं आपको सारा समझाता हूं कि क्या प्रोविजन है हमारा। तो देखो बच्चों, अमेंडमेंट पढ़ने से पहले एक बार सेक्शन 50B हमने चार्ट की फॉर्म में कैसे पढ़ रखा है वो समझते हैं। सलम सेल का मतलब होता है जब कोई अंडरटेकिंग अपनी एक पूरी यूनिट को सेल कर देती है। तो बच्चों 50B में हमने पढ़ा है कैपिटल गेन ऑन सलम सेल ऑफ एन अंडरटेकिंग, जब हम अपनी पूरी की पूरी यूनिट को बेच देते हैं बिना इंडिविजुअल एसेट की सेल वैल्यू अलग अलग बताए एक लमसम कंसिडरेशन में, तो डेट इज कॉल्ड सलम सेल। तो उस केस में ना सेक्शन 50B एप्लीकेबल होता है, जो सिंपली ये कहता है कि अगर उस यूनिट को जो अंडरटेकिंग थी जिसको आपने सेल कर दिया है लमसम अमाउंट में, उसको वहां आपको सेटअप किए 36 मंथ से ज्यादा हो गए हैं, मतलब एक्विजिशन के, तो वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर 36 मंथ से कम हुआ है तो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यही लिखा है इज द अंडरटेकिंग हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स बिफोर ट्रांसफर, यस, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैपिटल गेन टैक्सेबल तो 20% से ही होना है क्योंकि LTCG है, लेकिन आपको किसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन का। और आप कहते हो नहीं अभी तो 36 मंथ्स नहीं हुए, तो अभी तो पिछले साल ही वहां लगाई थी, काम नहीं चल रहा था, तो वो यूनिट पूरी की पूरी बेच दी। तो जो कैपिटल गेन होगा वो शॉर्ट टर्म होगा। शॉर्ट टर्म पे हमें पता है नॉर्मल रेट लगता है टैक्स का, ये स्टडी के अकॉर्डिंग ही डायग्राम से पढ़ा है। उसके बाद वो कहता है कि कैपिटल गेन निकालेंगे कैसे, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, कंप्यूट कैसे होगा। तो सबसे पहले चाहिए होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो उस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को यहां इन्होंने लिख रखा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो इससे रिलेटेड अमेंडमेंट है। इन्होंने पहले ये बोला कि जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर्ड होगी। तो क्वेश्चन आया फेयर मार्केट वैल्यू, इन्होंने कहा डिटरमाइन इन प्रेस्क्राइब मैनर। तो अभी भी उन्होंने प्रेस्क्राइब मैनर कहा है, लेकिन दो फेयर मार्केट वैल्यू बताई है और उनमें से जो फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी उसको माना जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो अब मैं अमेंडमेंट वाला पढ़ता हूं। कंप्यूटेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 50B as per section 50B(2)(2) in relation to capital asset being an undertaking or division transferred by way of solemn sale, fair market value of the capital asset as on the date of transfer calculated in the prescribed manner shall be deemed to be full value of consideration received और accruing as a result of transfer of such capital asset। वो तो हमें पता है जब कभी भी सलम सेल होती है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाता है, जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है। लेकिन अब ये अमेंडमेंट में क्या कह रहे हैं, accordingly CBDT has prescribed that for the purpose of section 50B the fair market value of capital asset would be, दो fair market value considered होंगी, higher of FMV1 being fair market value of capital asset transfer by way of सलम से। हालांकि इन्होंने बताया नहीं फेयर मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइंड होगी, लेकिन वो किन की होगी, जो एसेट बेची है। जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि वो जो मैंने अंडरटेकिंग बेची है ना, उसमें एक तो हमारी बिल्डिंग थी, दूसरा हमारी प्लांट एंड मशीनरी थी, तीसरा हमारा फर्नीचर था। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, इन सब एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू के टोटल को FMV1 बोला जाएगा। दूसरा, अगर मैंने सलम सेल किया है तो सामने वाले ने कंसिडरेशन भी तो दिया है, मे बी कैश मे बी काइंड, तो वो कहते हैं दूसरी FMV भी कंसीडर्ड होगी, FMV2 बीइंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अगर बच्चों उसने कैश दिया है
चेक ड्राफ्ट दिया है, मतलब मॉनेटरी फॉर्म में दिया है, तो फिर बस बात ही खत्म, जितना अमाउंट पे किया है। और अगर वो नॉन मॉनेटरी है तो उसकी भी मार्केट वैल्यू कंसीडर होगी। रिसीविंग और अक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर बाय वे ऑफ सलम सेल। बच्चों मैं पहले ऐसे बताता हूँ, पहले क्या प्रोविजन था, जो अमाउंट मिलता था गवर्नमेंट सिर्फ उसी को ग्रोस सेल कंसिडरेशन मानती थी सलम सेल में। फिर इन्होंने चेंज क्या किया, ये ले आए फेयर मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट, कि लोग जानबूझकर कम वैल्यू पर दिखाते हैं, प्लस उसमें बिल्डिंग भी होती है। हम लोग बिल्डिंग की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हर जगह कहते हैं सेक्शन 50C के अकॉर्डिंग, तो 50B में भी ये क्या लेकर आ गए, फेयर मार्केट वैल्यू की, फेयर मार्केट वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। अब इन्होंने अमेंडमेंट क्या कर दी, दो एफएमवी होंगी, पहली जो आपने एसेट बेची है उनकी फेयर मार्केट वैल्यू, और दूसरी जो उसके बदले में कंसिडरेशन मिला है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में, उनकी फेयर मार्केट वैल्यू। और एफएमवी 1 और 2 में से जो ज्यादा होगा वो फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। और इसमें हमने यही पढ़ रखा है, उसमें से डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट घटाते हैं, वो होती क्या है, हमारी नेटवर्थ। जैसे मान लो आप मेरे को कहो सलम सेल हुई है, तो मैं कहूंगा पहले उस यूनिट की मेरे को आप एसेट्स बता दो, लाइबिलिटीज बता दो। एसेट में से लाइबिलिटी घटाकर नेटवर्थ आ जाएगी, और जो आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है जिसको फेयर मार्केट वैल्यू कहा जाएगा, उसमें से वो डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटा देंगे, जो नेटवर्थ होती है हमारी एसेट माइनस लाइबिलिटीज करके आती है बच्चों, तो ऑटोमेटिकली हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा। अगर यूनिट को एस्टेब्लिश किए 3 साल से ज्यादा हो चुका होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% से टैक्स लगेगा, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर 3 साल से पहले पहले अंडरटेकिंग को बेचा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, वो तो नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है। और इसमें हमने ऐसे पढ़ रखा है कि जो एसेट्स है ना, उनका डिटर्मिनेशन कैसे होगा। अगर वो एसेट बच्चों डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसकी जो आपके अकॉर्डिंग WDV होगी। और अगर मान लो आप कहते हो उन कैपिटल एसेट में पूरे खर्चे की 35 AD की डिडक्शन मिल चुकी है तो नील। और अगर वो अदर एसेट है तो उनकी क्या देखी जाएगी, बुक वैल्यू। अगर आपने पास्ट में कभी भी उसको रिवाइज किया है, रिवैल्यू किया है, तो वो रिवैल्यूएशन वाला रिजर्व घटा देंगे, हमने क्वेश्चन कर रखे हैं। अब सिर्फ आप अमेंडमेंट पे फोकस करो, तो अमेंडमेंट क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी लेंगे, दोनों में से जो ज्यादा। कौन कौन सी फेयर मार्केट वैल्यू, जो एसेट ट्रांसफर की है उसकी, और जो उसके बदले में कंसिडरेशन मिला है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी उसकी। एफएमवी 1 और 2 में से जो ज्यादा वो कंसिडर होगी। और नोट में लिख रहा है बच्चों, नोटिफिकेशन नंबर 68 2021 डेटेड 24 मई 2021 टू द एक्सटेंट रेलेवेंट एट इंटरमीडिएट लेवल हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस स्टैट्यूटरी अपडेट। इन्होंने सिर्फ हमारे में उतना ही लिखा है जो हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि हमें ना पहले ऐसे दे रखा है। एफएमवी डिटरमाइन कैसे होगी, उसमें ऐसे लिखा हुआ है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कैलकुलेटेड इन द प्रेस्क्राइब मैनर shall be deemed to be the full value of consideration received or accruing as a result of the transfer of such asset। तो ये मैनर बता नहीं रखा, तो वो कह रहे हैं अभी भी आपको वो मैनर स्टूडेंट को नहीं बताना, उनका नहीं है रेलेवेंट। उनको तो सिर्फ दोनों क्वेश्चन में दे रखे होंगे, एफएमवी 1 भी एफएमवी 2 भी, उनको सिर्फ ये याद रखना है कि उन दोनों में से जो ज्यादा है वो कंसिडर होगी। देखो ना, इन्होंने अमेंडमेंट दी, नीचे आरटीपी में क्वेश्चन दे दिया। अब आरटीपी में क्वेश्चन देने का मतलब समझो कि एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो गई अमेंडमेंट। तो एक बार मैं ये 11वां क्वेश्चन करा। क्वेश्चन 11, मिस्टर आदित्य इज ए प्रोपराइटर ऑफ स्टार स्टोर्स हैविंग 2 यूनिट्स। अब इनकी 2 यूनिट हैं, क्योंकि एक यूनिट को ट्रांसफर करेगा तभी तो सलम सेल होगी ना बच्चों। ऑन 1 4 2021 ही हैज ट्रांसफर यूनिट सेकंड विच ही स्टार्टेड इन 2004-5। हमने जो पढ़ रखा है एग्जाम्पल अपनी बुक में वो ऐसा ही पढ़ रखा है, बस अमेंडमेंट के साथ है। अभी आरटीपी का क्वेश्चन एफएमवी 1 और 2 करके देगा, बाय वे ऑफ सलम सेल फॉर ए टोटल कंसिडरेशन ऑफ 18 लाख। अब ये एफएमवी 1 है, जितने रुपए में सेल किया है एसेट को वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 है। दो प्रोफेशनल फीस एंड ब्रोकरेज पेड फॉर दिस ट्रांसफर आर 78,000। His balance sheet as on 31st March 2021 are as under। तो अब अगर आप देखो तो बैलेंस शीट पता है क्यों बता रहा है, क्योंकि यहीं से तो नेटवर्थ आएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, एफएमवी 1 है, अभी एफएमवी 2 बताएगा, इन दोनों में से जो ज्यादा वो ग्रोस सेल कंसिडरेशन, जिसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहते हैं, उसमें से ये एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर लेस कर देंगे तो आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। अब उसमें से लेस करनी होगी नेटवर्थ। तो आपको ये यूनिट सेकंड की देखो तो एसेट्स बता रखी हैं, ये रही बच्चों, और यहां पर इकट्ठी बता रखी है लाइबिलिटीज। जो हमने कर रखा है क्वेश्चन उसमें भी सेम है, तो यहां पर ये टोटल है। अब ये बताता रहेगा
कि कितनी यूनिट सेकंड से रिलेटेड है। जैसे 70% आप यूनिट 1 की कहेंगे तो 30% किसकी है, यूनिट सेकंड की। ये 20% यूनिट सेकंड के, ये 30% यूनिट सेकंड के, हमें यूनिट सेकंड के ही चाहिए। अब आगे बढ़े, अदर इंफॉर्मेशन, लैंड ऑफ यूनिट सेकंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, वाज परचेज एट 5 लाख इन द ईयर 2004 एंड रिवैल्यूड एट 750 एज ऑन 31 मार्च 2021। मतलब हमने खरीदा 5 लाख का था, लेकिन बाद में उसको रिवैल्यू 750 में कर दिया था। तो हम लैंड के केस में ये लेंगे वैल्यू 5 लाख। मतलब अगर ये मेरी बैलेंस शीट है, इसमें अगर मैं देखूं तो लैंड 750 का दिखा रखा है, इधर से रिवैल्यूएशन रिजर्व 2.5 लाख रुपए है, तो इसमें से घटा दूं तो इसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 5 लाख, तो 5 लाख कंसीडर करेंगे। आगे बढ़े, नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज कंसीडर्ड इन द ट्रांसफर डीड। सलम सेल बोलते ही उसको हैं जब इंडिविजुअल एसेट की अलग अलग वैल्यू नहीं लगाई गई, एक साथ एक प्राइस के ऊपर चीज को सेल कर दिया गया। थर्ड वन, पेटेंट्स वर एक्वायर्ड ऑन 1 दिसंबर 2019 ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। पेटेंट जो है ना, अगर हम देखें तो हमारा जो ईयर है वो है 1/4/2021। इन्होंने पेटेंट कब खरीदे थे, कहता है 1 दिसंबर 2019 को। तो एक तो 19-20 का, वहां पुट टू यूज 180 डेज से कम बन रहे हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। एक तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 12.5% से, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट में आते हैं। और फिर 20-21 का डेप्रिसिएशन 25% जो घटकर आएगा वो WDV 1/4/2021 की होगी। इसके अलावा वो बता रहा है फर्नीचर ऑफ यूनिट सेकंड ऑफ ₹5 लाख वर परचेज ऑन 1 दिसंबर 2020 ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। अब घटा देंगे, ये बच्चों जैसे पेटेंट है ना हमारे, इसके रिगार्डिंग वो कह रहा है तो भी घटा लेंगे। सिमिलरली फर्नीचर है, ये रहा, इसके रिगार्डिंग बता दिया। इन दोनों एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं घटा हुआ, अभी घटा रहे हैं। और आगे कह रहा है fair market value of capital asset transfer by way of solemn sale of unit second is 18,10,000, that is FMV 2। और आपसे कह रहा है कंप्यूट कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। बच्चों सलम सेल के केस में हम लोगों को फेयर मार्केट वैल्यू लेनी होती है, दोनों में से जो ज्यादा। एक तो हमने बेची है 18 लाख में, और फेयर मार्केट वैल्यू अगर हम देखें जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर 1810, दोनों में से जो ज्यादा। तो हमने यही लिखा, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 50B सलम सेल। तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाएगा, तो हम कहेंगे ग्रेटेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग शैल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। FMV 1 जो की है 18 लाख, FMV 2 जो की है 18,10,000। अब दोनों में से ज्यादा 18,10,000। फेयर मार्केट वैल्यू में से क्या लेस करना होता है, नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे आएगी, क्योंकि उसको डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट बोला जाता है। नेटवर्थ जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके। तो अब आपका काम है इसको फाइंड आउट करना, तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एसेट्स लिखी, उसमें से फिर लाइबिलिटीज घटा देंगे एसेट्स। लेकिन याद ये रखना है कि यूनिट सेकंड की बात हो रही है, तो सारा कुछ यूनिट सेकंड का होगा हमारा। सबसे पहले बच्चों लैंड, उसने नोट में लिखा है कि इसको पहले हमने 2.5 लाख रुपए रिवैल्यू किया था, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से दिख भी रहा है, तो इसकी बुक वैल्यू ली जाएगी 5 लाख। तो यहाँ बच्चों हमने लिखा लैंड एट बुक वैल्यू 5 लाख। दूसरे नंबर पे जो हमारी एसेट है वो है फर्नीचर। उसने बोला है फर्नीचर 1 दिसंबर 20 को, जस्ट 1 साल पहले खरीदा है, और उस ईयर भी पुट टू यूज 180 डे से क्या है, कम है। 1/4/2021 को ही ट्रांसफर हो गया है, तो सिर्फ 20-21 का लगाना है। तो हम क्या करते हैं, नोट बनाते हैं, उससे ना हम डेप्रिशिएबल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सेम हम लोग पेटेंट्स पे लगाएंगे। पेटेंट्स पे 19-20 और 20-21 दोनों का डेप्रिशिएशन लगाना है, तो नोट बना लेते हैं। दो एसेट डेप्रिशिएबल हैं, दोनों के कॉलम बना ली। आपकी मर्जी है, पहले पेटेंट्स लिख लो, पहले फर्नीचर लिख लो। अब जो पेटेंट्स है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट होता है 25%, और जो फर्नीचर है इसके ऊपर रेट होता है 10%। तो सबसे पहले आप यहां लिखो एसेट परचेस्ड ऑन, पेटेंट जो खरीदे हैं वो 1 दिसंबर 2019 को खरीदे हैं,
7,25,000 और पुट टू यूज 180 डेज से कम है तो आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 12.5% ऑफ 7,25,000 क्योंकि आप 1 दिसंबर से काउंट करेंगे 4 महीने ही बनते हैं। 90,625 घटा दो, ये वैल्यू रह गई 6,34,375। अब इसने एक और खरीद ली एसेट मतलब फर्नीचर, क्योंकि हमें दोनों की 1/4 की चाहिए। एसेट परचेस ऑन 1 दिसंबर 2020, ये एक तरह से आप बोल सकते हो WDV एज ऑन 1/4/2020 5 लाख। अब जो पेटेंट है इसके ऊपर तो 25% से डेप्रिसिएशन लगेगा और जो ये हमारा फर्नीचर है इसके ऊपर 10%, तो लेस करो डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। तो मैंने बच्चों इसका 25% किया 6,34,375 का 1,58,594 593.75 आ रहा है तो 594 और यहाँ पर 5 लाख का 10% 50,000 बस घटा दो। अब ये इन दोनों की WDV आ गई 1/4/2021 की जो हमें चाहिए। ये घटाकर वैल्यू आ गई 4,75,781 और यहाँ पर 4,50,000 हमने इनको लिख दिया। पेटेंट्स फर्नीचर 4,75,781 4,50,000 WDV है बच्चों इनकी। डेटर्स हैं हमारे बच्चों 3,50,000। बस ये आ गई आपकी एसेट। अब इसमें से लाइबिलिटीज घटा देंगे 17,75,781 इसमें से हमने लाइबिलिटीज लेस की। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ओन कैपिटल रिवैल्यूएशन रिजर्व इनका कुछ नहीं करना। बैंक लोन 70% अगर यूनिट 1 का है तो 30% यूनिट 2 का, तो आप 30% करो 8,50,000 का 2,55,000। दूसरे नंबर पे ट्रेड क्रेडिटर 20% यूनिट सेकंड के 450 का 20% 90,000। तीसरे नंबर पे अनसिक्योर्ड लोन 30% ऑफ 4 यूनिट सेकंड टोटल 4 लाख है 4 लाख का 30% 1,20,000 बस। अब आपका काम है ऊपर में से लेस करना ताकि नेटवर्थ आ जाए 13,10,781। अब ये नेटवर्थ है जिसको आप डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट कहेंगे। अब क्या करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से इसको लेस कर देना है ताकि हमारा क्या आ जाए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि वो जो यूनिट है ना ये हमने लगाई थी 4-5 तो मतलब 3 साल से ज्यादा हुआ है, क्योंकि इंडेक्स तो होना नहीं होता, बस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए चेक करना होता है। तो अब लिख देंगे नाउ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 18,10,000 लेस डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट, जिसको आप नेटवर्थ कहेंगे, जिसको हमने अभी सबसे पहले निकाल लिखा है। ये बच्चों हमने ऊपर कैलकुलेट की है 13,10,781 बस ये आप घटाओ 4,99,219 दैट इज यूर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।